मेरे प्यारे साथियों, पिछला वीडियो में हमने कॉमन बेस कनेक्शन को देखे थे। तो ये वीडियो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखेंगे। और दूसरा, मैंने ये चीज़ महसूस किया कि ये चूँकि थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है तो लिखतम आगो बख्तम नहीं चलता है। पिछला वीडियो आपने मेरा सुना होगा, बहुत कुछ मिस कर गए होंगे। आदमी भूल जाता है, लंबा वीडियो रहने से वो आगे क्या था वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा सा चेंजेस लाया हूँ। मैंने क्या किया कि मैं इसको एक पेज पर ही पूरा लिख डालता हूँ और इस पर मैं समझाऊँगा, और साथ में मैं फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा ताकि आप बाद में भी इसको पढ़ के अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि इसमें मैंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किए हैं। तो अगर आप लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो बनाया है उसको देखें। उसको देखने के बाद फिर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लिंक कर पाएंगे और तब ये कंसेप्ट आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। ये मेरा दावा है। तो अभी चलते हैं। यहाँ हम आज कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि तीनों में सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है और इसे भी समझेंगे कि और क्या फ़ायदा है। अब आप इस सर्किट को देखिए। इस सर्किट में देखिए, इनपुट जो है बेस और एमीटर के बीच में दिया गया और आउटपुट कलेक्टर और एमीटर के से लिया गया। तो यहाँ इस सर्किट में ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है कॉमन है, इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट के लिए, इसलिए इसे हम कॉमन एमीटर कनेक्शन कहते हैं। सर्किट डायग्राम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का दिखाया गया, जो है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का मैंने दिखाया। इसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट में एमीटर कॉमन है। और सर्किट नंबर 2 के अनुसार देखिए, ये सर्किट नंबर 2 जो बनाया है पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, इसमें भी इनपुट बेस और एमीटर के बीच है और आउटपुट कलेक्टर और एमीटर से लिया गया है। अर्थात एमीटर इस सर्किट में कॉमन है और इनपुट आउटपुट दोनों सर्किट के लिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए एमीटर ही कॉमन है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉमन बेस कनेक्शन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को समझे थे, याद है, जिसे हम अल्फा से डिनोट किए थे। आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको और दिख जाएगा कि कॉमन एप्लीकेशन फैक्टर को हम अल्फा से डिनोट किए थे। इसी तरह से कॉमन एमीटर कनेक्शन में करंट एप्लीकेशन फैक्टर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसमें इनपुट करंट बेस का जो IB और आउटपुट करंट IC से है। चलिए अब दूसरी तरफ देखते हैं कि करंट एप्लीकेशन फैक्टर जो है, ये कलेक्टर करंट डेल्टा IC और बेस करंट डेल्टा IB के बीच का अंतर का अनुपात है। तो इसलिए हम बीटा पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा IC बाई डेल्टा IB। इसको मैंने समीकरण ये मान के रखा है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, या इसको थंब रूल भी बोल सकते हैं, कि लगभग सभी ट्रांजिस्टर में 5% से कम एमीटर करंट फ्लो करता है एज ए बेस करंट। ये याद रखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है और जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। इसलिए बीटा का वैल्यू अक्सर 20 से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका वैल्यू रेंज ही होता है 20 से 500। इसलिए कॉमन एमीटर कनेक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, क्योंकि इसमें करंट गेन के साथ साथ वोल्टेज गेन भी मिलता है। आइए बीटा और अल्फा के बीच के रिलेशन को समझते हैं। तो ये रेशियो अगर देखिएगा तो बीटा क्या है, डेल्टा IC और डेल्टा IB अनुपात है, एक इक्वेशन। दूसरा अल्फा है डेल्टा IC डेल्टा I, मैंने पहले दिखाया था, ये दूसरा इक्वेशन। अगर ये मालूम है कि टोटल करंट एमीटर इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर करंट, पिछला वीडियो में मैंने दिखाया है कि दोनों के जोड़ के बराबर एमीटर करंट होता है, थोड़ा सा लीकेज करंट बेस में भी रहता है जो, या डेल्टा I इसको लिख सकते हैं डेल्टा IB इसको प्लस डेल्टा IC, यानी एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। या इसको जो है डेल्टा IB का निकालने का मान लेंगे तो डेल्टा I में अगर डेल्टा IC घटा देंगे तो डेल्टा IB निकल जाएगा, बेस करंट निकल जाएगा। तो इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अगर डेल्टा IB का जो वैल्यू निकला है, डेल्टा I माइनस डेल्टा IC का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 कौन सा है, इक्वेशन 1 ये है,
ये है ना, बीटा बाय डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी। इसमें अगर पुट करें तो देखिए मैंने पुट किया डेल्टा बाय डेल्टा आई सी डेल्टा, इसमें मैंने ये पुट किया है आई बी की जगह। आई बी की जगह मैंने क्या लिखा, मैं एरो से भी दिखाया हूँ, डेल्टा आई माने डेल्टा आई सी। तो अगर इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ, तो अगर इक्वेशन 4 इस इक्वेशन में डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के में अगर डेल्टा आई से भाग कर देते हैं तो क्या होगा भाग करने पर? तो देखिए भाग करने पर क्या होगा कि ये देखिए, ये मैंने भाग किया, डेल्टा आई सी में डेल्टा आई से भाग दे दिया, डेल्टा आई में फिर डेल्टा आई से भाग दिया, डेल्टा आई सी में डेल्टा आई से भाग दे दिया। तो ये तो क्या हो गया, ये तो कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। और अल्फा बराबर हमको मालूम है डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई होता है अल्फा बराबर। तो सो ये क्या हो गया, बीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये अल्फा हो जाएगा चूंकि इसका वैल्यू अल्फा है, और ये कट गया तो 1 हो गया, और ये भी अल्फा है, अल्फा बराबर है। तो बीटा का वैल्यू क्या रिलेशन निकला अल्फा से, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये याद रखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है अभी। इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्फा यूनिटी की तरफ जाता है तो बीटा जो इन्फिनिटी की ओर जाता है, या इसे दूसरों शब्दों में समझ सकते हैं, करेंट गेन कॉमन एमिटर कनेक्शन में सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण से कॉमन एमिटर कनेक्शन सर्किट का प्रयोग लगभग 90 से 95% ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन में होता है। आइए इसे एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, जो मैं बात कर रहा था, जिससे आप सबों का कॉमन बेस, कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर, तीनों तरह का सर्किट इमीडिएट समझ में आ जाएगा। और तब आप ये भली भांति सर्किट में करंट के वैल्यू को समझ पाएंगे, जो मेरा पर्पस है समझाने का। आप अल्फा बीटा तो समझ ही गए होंगे, ये दोनों कनेक्शन के अंतर का अनुपात है। मान लेते हैं, अभी आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ ले। मान लिया अल्फा इक्वल टू 0.9, 0.98 और 0.99 है, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा। अभी देखिए मैंने ये सर्किट बनाया, ये सर्किट, अब इस सर्किट को आप देखिए, इस सर्किट से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है अल्फा और क्या है बीटा और ये क्या है, क्लियर होगा। ये एक मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बनाया। अब देखिए आई बी करंट है ना 20 क्या है, ये माइक्रो एम्पियर, मिली नहीं है, मिली से भी छोटा है। और आईसी और बीटा इक्वल टू, अभी मैंने लिख दिया हूं लेकिन यहां पर मैं क्या लिखा हूं, बीटा। बीटा जो है कलेक्टर और बेस करंट के अंतर का अनुपात है। सी इक्वेशन 1, ये देखो, ये कलेक्टर है और ये बेस है, इसके दोनों के अंतर का अनुपात है ये बीटा, जो मैं वहां पर लैंग्वेज में लिखा था। तो अभी आपको क्लैरिटी आ रहा होगा कि बीटा क्या है, ऐसी क्या है, तो ये दोनों के अंतर का अनुपात है। अभी आप देखिए फार्मूला क्या था, बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा भी निकाला, अभी जस्ट मैंने निकाला था। अब इसमें अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.9, इस तरह से घटाएंगे तो बीटा कितना निकला, 9। दूसरा वैल्यू कितना था, 0.98, दोनों का अंतर, तो इसमें घटाया तो कितना निकला, 49। तीसरा में 0.9 में घटाया तो कितना आया, 99। तो अगर बीटा का वैल्यू पता है और बेस करंट मालूम है तो कलेक्टर करंट और एमिटर करंट निकाल सकते हैं। जैसे सर्किट नंबर 3, इसी को देखिए फिर से। मान लें कि बीटा इक्वल टू 50, ठीक है, और आई बी इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। तो आई सी और आई का पता करना है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए जस्ट मैंने निकाल के रखा है। आप जानते हैं कि बीटा इक्वल टू आई सी बाय आई बी, अभी आपने जस्ट निकाला है। तो आई सी इक्वल टू, अगर आई सी क्रॉस करेंगे तो आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी हो जाएगा। बीटा का वैल्यू कितना है, 50 मिल दिया हुआ है आपको, और आई बी कितना है, 0.02, चूँकि 20 माइक्रो एम्पियर था, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 0.02, तो इसलिए आई सी इक्वल टू क्या निकल गया, 1 मिली एम्पियर। और आई मीटर इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, यह फार्मूला पता है। तो इसलिए आई इक्वल टू आई बी का वैल्यू कितना निकला, 0.02, आई सी का वैल्यू 1 है, तो जोड़ के कितना आ गया, 1.0 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आपने क्या क्या आई सी और आई दोनों निकाल लिया। तो सवाल में बीटा 50 दिया हुआ था। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि आपका ये जो करंट जो निकला है 0.2 और इसका जो 1.02 जो भी निकला है सही है कि नहीं।
बीटा क्या है, बीटा मैंने अभी बताया कि ये क्या है, अंतर है। किस चीज़ का अंतर है, मैंने पीछे ही बताया ना अभी। बीटा जो है कलेक्टर और बेस करंट के अंतर का, इस अंतर का अनुपात है। तो अभी अब देख लेते हैं, मैंने अभी निकाला। तो अभी बीटा 50 दिया हुआ, तो इस अभी चेक करते हैं। बीटा इसके टू क्या होता है, IC बाई IB। तो IC कितना था, 1 निकाला, IB कितना है 0.02। इसको अगर आप भाग देंगे तो ये 50 आ गया। मतलब IC और I का वैल्यू सही है। इसी तरह चलिए क्या और एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन बेस। अब कॉमन बेस कनेक्शन लेते हैं, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसका लेते हैं समझने के। मान लें कि एमीटर करंट 1 मिली एम्पियर है और IC जो है कलेक्टर करंट 0.95 मिली एम्पियर है। तो IB निकालिए। ये देखिए मैंने पिक्चर बनाया है। तो ये देखिए अल्फा दिया है मैंने, कलेक्टर और एमीटर करंट के परिवर्तन का अनुपात है। दिख रहा, आपको दिख रहा है ना, दोनों परिवर्तन का अनुपात है, रेशियो में निकाला था ना इसका। तो अब देखिए फार्मूला क्या है, I इजकल टू IB प्लस IC और IB इजकल टू I माइनस IC। तो I कितना है आपका 1 दिया हुआ है आपका, I इजकल टू 1 और IC कितना है 0.95। तो इसको माइनस किया कितना हो गया 0.05 मिली एम्पियर। इसलिए अब इसका देखिए अल्फा का चेक कर लेते हैं, IC बाई I इसको करेंगे तो 0.9 ही होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन बेस का, अल्फा इजकल टू 0.9, I इजकल टू 1 मिली एम्पियर और IB इजकल टू वॉट। तो अल्फा इजकल टू क्या होता है IC बाई I। ये सब फार्मूला जितने हैं मैंने प्रूफ कर दिया, अभी आप इस चीज़ को याद करना पड़ेगा। तो अभी देखिए IC इजकल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू I। तो 0.9, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.9, I का वैल्यू कितना है 1, तो क्या आ गया 0.9 मिली एम्पियर हो गया। और IB इजकल टू IE मतलब IC, तो 1 माइनस 0.9 कितना आ गया 0.0 मिली एम्पियर। ये तो अभी निकल गया। अब सवाल में अल्फा कितना दिया हुआ था 0.09। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, इसका वैल्यू को दिया हुआ है। अब हमको सब वैल्यू निकल गया है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, दोनों करंट मेरा दोनों जो निकला है। तो सवाल में अल्फा 0 दिया हुआ है। अब इसे साबित करते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है IC बाई I। तो 0.9 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर क्या होगा 0.9। तो मैच कर गया ना आपका अल्फा 0.9 कर गया। इसका मतलब क्या है IC और IB का करंट सही है। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं कॉमन कलेक्टर कनेक्शन को समझते हैं। कॉमन है ना, एमीटर समझ गया, कलेक्शन चलते हैं। आपने कॉमन बेस और कॉमन एमीटर समझ लिया तो कॉमन कलेक्टर आपके आसान हो गया समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी मैंने ये सर्किट बना दिया NPN के लिए और PNP के लिए। इस सर्किट कनेक्शन में इनपुट जो है बेस और कलेक्टर के बीच डाला गया है, बेस और कलेक्टर के बीच डाला गया है, और आउटपुट जो है एमीटर और कलेक्टर से लिया गया। तो यहाँ कलेक्टर कॉमन में इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए इसलिए है। एमिट क्या हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टर यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो इसलिए इसे कॉमन कलेक्टर कनेक्शन कहते हैं। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में करंट एप्लीकेशन फैक्टर, अब इसका भी करंट एप्लीकेशन फैक्टर होगा, जैसे कॉमन बेस में था, कॉमन एमिटर में था, कॉमन कलेक्टर में भी होगा। तो इसको हम गामा से डिनोट करते हैं, सेम चीज़ है, सिंपल। तो कॉमन कलेक्टर सर्किट में इनपुट करंट है बेस IB और आउटपुट है करंट एमिटर I, ठीक है, कॉमन कलेक्टर में। तो करंट एप्लीकेशन फैक्टर जो गामा है ये क्या है, फिर वही अनुपात है, ये एमिटर करंट डेल्टा I और बेस करंट IB के परिवर्तन का अनुपात रेशियो है, ये दोनों के बीच का मैंने बताया ना। तो गामा क्या हो गया डेल्टा I बाय डेल्टा IB। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या, अब डेल्टा और अल्फा के बीच के रिलेशन को समझते। उधर मैंने अल्फा और बीटा समझा था, अब गामा इसके साथ रिलेशन देख ले। तो गामा इजकल टू डेल्टा I बाय डेल्टा IB एक इक्वेशन मान लें, अल्फा इजकल टू डेल्टा IC बाय डेल्टा I दूसरा इक्वेशन मान लें। जबकि जानते हैं हम कि I इजकल टू IB प्लस IC, या डेल्टा I डेल्टा IB डेल्टा IC, या IB का बाद निकालना है तो डेल्टा I माइनस डेल्टा I, ये तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरह से फिर इसमें भी क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में ये 3 का जो है IB डेल्टा का जो वैल्यू है, डेल्टा IB का जो वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, है ना, इसमें पुट करने हैं। तो ये मैंने देखिए पुट किया, मैं दिखा दिया, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट किया हूँ। इक्वेशन 4 इसको मान लेते हैं।
अगर इक्वेशन 4 के न्यूमरेटर, अब इसको इसका न्यूमरेटर में भी फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा आई से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद सेम क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा। तो गामा का वैल्यू क्या निकल गया, 1 माइनस अल्फा। ये तीसरा अल्फा बीटा गामा तीनों का ये फार्मूला निकल गया है। तो अब एक कंपैरिजन और इससे प्राप्त फार्मूला को याद कर लेते हैं, जिससे सर्किट में एमीटर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट, अल्फा बीटा गामा के करंट को वैल्यू को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। इस तरह से ये सब फार्मूला आपको इतना याद रखना होगा, ये जो काम आएगा आपका सर्किट में। देखिए अल्फा इजकल टू डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई, ये प्रूफ हो गया। बीटा इजकल टू डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी, ये भी प्रूफ है। गामा इजकल टू डेल्टा आई बाय डेल्टा आई बी, ये प्रूफ है। और चौथा है अल्फा इजकल टू बीटा 1 प्लस बीटा, बीटा इजकल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, और गामा है 1 माइनस अल्फा। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट एक तरह से ट्रांजिस्टर का, तभी इस तरह से फार्मूला निकला। अब हम समझते हैं कि कॉमन एमिटर ज़्यादातर कहाँ यूज होता है। तो कॉमन एमिटर ज़्यादातर एम्प्लीकेशन पर्पस में यूज होता है, क्योंकि इसका जो कन्फिग्रेशन से पावर गेन, वोल्टेज और करंट फैक्टर्स अच्छा होता है। ठीक है। उसी तरह से कॉमन बेस ट्रांजिस्टर जो कन्फिग्रेशन होता है, जिसमें कॉमन बेस रहता है ये, तो लो इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट में होता है और हाई रेजिस्टेंस आउटपुट में होता है। तो इसका यूज इम्पीडेंस मैचिंग में होता है और इसी कारण से ये सिग्नल एम्प्लीकेशन में भी यूज होता है। तीसरा है कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो इसका जो कनेक्शन है स्विचिंग पर्पस के लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी, और इसमें करंट गेन फंक्शन में यूज होता है। अगर इसको हम और अच्छी तरह समझें, हाई और मीडियम लो कर दें, अभी आप तीन कैटेगरी में इसके गुण को देखा जाए, तो अभी मैंने क्या किया, हाई मीडियम लो किया हूं मैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसके जो करंट गेन एबिलिटी किस कॉमन कनेक्शन में ज़्यादा होगा। तो अभी देखिए मैंने इसको हाई लो कर दिया, तो कॉमन कलेक्टर ज़्यादा है कॉमन एमिटर से, कॉमन एमिटर ज़्यादा है कॉमन बेस से, माने सबसे लो है कॉमन बेस, उससे ज़्यादा है कॉमन एमिटर, और सबसे हाई है कॉमन कलेक्टर। करंट गेन एबिलिटी। इनपुट रेजिस्टेंस सबसे लो है कॉमन बेस, उसके बाद उससे मीडियम में है कॉमन एमिटर, और सबसे हाई है कॉमन कलेक्टर। आउटपुट रेजिस्टेंस एबिलिटी, कॉमन कलेक्टर सबसे लो है, कॉमन एमिटर मीडियम में है, कॉमन बेस सबसे हाई है। उसी तरह से पावर गेन एबिलिटी, कॉमन कलेक्टर सबसे लो है, कॉमन बेस मीडियम में है, कॉमन एमिटर हाई है। वोल्टेज गेन फैक्टर, कॉमन कलेक्टर लो है, कॉमन एमिटर मीडियम में है, एंड कॉमन बेस सबसे हाई है। तो आइए इसका इस कंपैरिजन चार्ट से और ज़्यादा समझते हैं। इसका मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हूँ, उसको देखेंगे तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ये देखिए कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शंस, देख रहे हैं ना, तीनों कनेक्शन की क्या विशेषता है, इस टेबल से आपको क्लियरिटी समझ में और भी समझ में आ जाएगा। ये सब मैं पेपर आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसके अंदर, ताकि आप इसको जब पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी और तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा शांति से देख के समझेंगे तो आपको ये बहुत ईजी है, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहला वीडियो में समझा था कि इतना लैंग्वेज था और मैं सिर्फ भरबली बोला, लिखता हूँ आपको बकता हो सकता है बहुत चीज़ आपके दिमाग से मिस कर गया होगा, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि नहीं, मैं इसको लिख डालता हूँ। अब देखिए पहला इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस में लो होता है अबाउट 100 ओम, कॉमन एमिटर में भी लो है अबाउट 750 ओम, लेकिन कॉमन कलेक्टर में वेरी है अबाउट 750 किलो ओम। उसी तरह आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस में वेरी हाई, करीब 450 किलो ओम। उसके बाद हाई होता है अबाउट 45 किलो ओम कॉमन एमिटर में, और कॉमन कलेक्टर में है लो अबाउट 50 ओम। वोल्टेज गेन अबाउट 150 है कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में अबाउट 500 है, और कॉमन एमिटर में लेस देन 1 है। ठीक है। उसी तरह से करंट गेन ना के बराबर है, लेस देन 1 कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में हाई है बीटा, और इसमें एप्रिसिएबल है, चलेगा। एप्लीकेशंस कहाँ यूज होते हैं इसके, तो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस कॉमन बेस यूज होते हैं, कॉमन एमिटर फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस होते हैं, और कॉमन कलेक्टर जो है फॉर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए होते हैं। तो इस तरह से मैंने तीनों जो कनेक्शंस है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर,
तीनों को समझाने का कोशिश किया हूं, और मैंने जो न्यूमेरिकल्स दिया हूं उसको आप देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा, और न्यूमेरिकल्स से फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो समझेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कोई भी सर्किट में करंट फ्लो को आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि अगर ये इसमें आईबी में इतना करंट है तो आईसी में कितना करंट होगा, यहाँ फार्मूला दिया हुआ है। अगर वो सिम इसमें, तो आप इसमें आप मास्टरी करें, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मास्टरी हो जाएगा कि करंट का वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं, अल्फा का वैल्यू आ रहा है कि नहीं, बीटा का वैल्यू आ रहा है कि नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।